इसके बाद हम देखते हैं कि आर्मिन बहुत ही हताश और परेशान है। वो मिकासा और कोनी से मिन्नतें कर रहा है, तुम लोग मुझे यहीं छोड़ दो, वैसे भी सबके गियर की गैस लगभग खत्म होने वाली है। अगर तुम मुझे अपने साथ खींच कर ले जाओगे तो तुम दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। आर्मिन का दिल भारी है। वो अपने मन में सोच रहा है कि उसकी वजह से पहले ही उसके कई करीबी दोस्त, खासकर एरन, अपनी जान गंवा चुके हैं। वो अब किसी और को मरते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर उस एबनॉर्मल टाइटन पर पड़ती है, जो पागलों की तरह सिर्फ दूसरे टाइटन्स की धज्जियां उड़ा रहा था। आर्मिन एक पल के लिए रुकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। वो कहता है, रुक जाओ, मेरे पास एक तरकीब है। सुनने में ये तुम्हें पूरा पागलपन लग सकता है, लेकिन ये हमारे बचने का इकलौता रास्ता है। क्यों ना हम इस टाइटन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें। कोनी ये सुनकर पूरी तरह चौंक जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, आर्मिन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कह दो कि ये कोई मजाक है। पर आर्मिन बिल्कुल गंभीर था। वो समझाता है, गौर से देखो उसे, वो सिर्फ अपने ही जैसे दूसरे टाइटन्स पर हमला कर रहा है। उसे हम इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हम उसके आसपास के टाइटन्स को खत्म कर दें तो वो खुद ब खुद नए टाइटन्स की तलाश में सीधे हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ जाएगा। इस तरह वो हमारे आगे का रास्ता साफ कर देगा। कोनी को ये प्लान बहुत रिस्की लगता है। वो गुस्से में कहता है, और अगर तुम्हारा ये तुक्का गलत निकला तो हम सब वहीं मारे जाएंगे। तभी मिकासा बीच में आती है। वो आर्मिन की बात का समर्थन करते हुए कहती है, अगर हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो भी मौत पक्की है। कोशिश किए बिना मरने से बेहतर है कि हम कुछ करके मरे। मिकासा की बात सुनकर कोनी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो भारी मन से इस खतरनाक खेल के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर के पास का नजारा बेहद दर्दनाक था। जीन एक कोने में अकेला खड़ा होकर खुद को कोस रहा था। उसके सामने उसके कई साथी तड़प तड़प कर दम तोड़ चुके थे। वो अपने मास्क में सोचता है, मैं कितना कमजोर हूं, मैं किसी की जान नहीं बचा सका, मुझे लीडर बनने का कोई हक नहीं है। लेकिन तभी जीन देखता है कि मैदान में मौजूद ज्यादातर टाइटन्स का ध्यान भटक चुका है। वे सब उस अजीब एबनॉर्मल टाइटन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जीन को समझ आता है कि यही वो इकलौता और आखिरी मौका है जब वे सब बिना टाइटन्स की नजर में आए हेडक्वार्टर तक पहुंच सकते हैं। उसके अंदर अचानक कुछ कर दिखाने की आग भड़क उठती है। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, सब लोग मेरी बात सुनो, यही सही मौका है। अपनी पूरी ताकत झोंक दो और सीधे हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ो। जीन की कमान संभालते ही बाकी बचे हुए सैनिकों में जोश आ जाता है और वे सब उसके पीछे भागने लगते हैं। रास्ते में मिकासा बिजली की तेजी से आगे बढ़ती है और उनके रास्ते में आने वाले हर एक टाइटन की गर्दन काटती चली जाती है। इसी बीच हवा में उड़ते हुए एक टाइटन अचानक जीन को हवा में ही दबोच लेता है। मौत जीन के बिल्कुल सामने थी, लेकिन जीन हार मानने वालों में से नहीं था। वो फुर्ती से अपनी ब्लेड निकालता है और उस टाइटन की उंगली काट देता है, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और जीन सही सलामत बच निकलता है। ये देखकर मार्को उसके पास आता है और कहता है, जीन, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज हम सबकी जान बचा ली। मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक बेहतरीन लीडर बनने के काबिल हो। जीन बस एक फीकी मुस्कान देता है, क्योंकि उसे खुद पर अब भी भरोसा नहीं था। वे सब जैसे तैसे हेडक्वार्टर की खिड़कियों को तोड़ते हुए अंदर दाखिल होते हैं। अंदर पहुंचकर जब जीन पीछे मुड़कर देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। जितने लोग चले थे उनमें से आधे भी वापस नहीं आ पाए थे। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। तभी जीन की नजर कमरे के कोने में डरे सहमे और रोते हुए कुछ सैनिकों पर पड़ती है। वो तुरंत पहचान जाता है कि ये तो वही सप्लाई स्क्वाड के लोग हैं जिनका काम बाकी सैनिकों के गियर में गैस रिफिल करना था। ये देखकर जीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो दौड़कर उनके कॉलर पकड़ लेता है और उन्हें पीटना शुरू कर देता है। तुम कायरो, तुम यहाँ छुपकर बैठे हो। तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से बाहर हमारे दर्जनों सोल्जर्स गैस खत्म होने के कारण तड़प तड़प कर मारे गए। तुम हमें वहां मरने के लिए छोड़ाए, जीन चिल्लाता है। तभी सप्लाई स्क्वाड की एक लड़की रोते हुए कहती है, हमारी कोई गलती नहीं है। नीचे सप्लायर रूम में कई बड़े बड़े टाइटन्स घुस चुके थे। हम भला क्या करते? अगर हम नीचे जाते तो हम भी मारे जाते। जीन कहता है, तो क्या हुआ? बैकअप देना और अपनी ड्यूटी निभाना तुम्हारा काम था। अभी ये बहस चल ही रही थी कि अचानक एक बहुत तेज धमाका होता है। पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़े टाइटन ने दीवार को तोड़कर अपना डरावना सिर अंदर घुसा दिया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भयानक मुस्कान देखकर कमरे में मौजूद सैनिकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सैनिक पागलों की तरह अंदर के कमरों की तरफ भागने लगते हैं। मौत जब सैनिकों के बिल्कुल करीब थी
तभी अचानक बाहर से एक जोरदार मुक्का आता है। वो एबनॉर्मल टाइटन सही समय पर वहां पहुंच जाता है और उस दीवार तोड़ने वाले टाइटन के सिर पर ऐसा जोरदार प्रहार करता है कि उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। ये नजारा देखकर जीन और बाकी सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसी वक्त खिड़की से छलांग लगाते हुए मिकासा, आर्मिन और कोनी कमरे के अंदर आते हैं। मिकासा को जिंदा देखकर जीन की जान में जान आती है। कोनी तुरंत आर्मिन की पीठ थपथपाते हुए हंसकर कहता है, वाह आर्मिन, मान गए भाई, तुम्हारा प्लान तो सचमुच कमाल कर गया। बाकी सैनिक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। कोनी सबको बताता है, ये जो बाहर टाइटन है ये कोई मामूली टाइटन नहीं है, ये एक एबनॉर्मल टाइटन है जो सिर्फ टाइटन्स को मारता है। अगर हम इसका सही से फायदा उठाएं तो हम सब यहाँ से जिंदा बच सकते हैं। जीन चौंक कर पूछता है, कोनी, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? तुम एक टाइटन पर भरोसा करने की बात कर रहे हो? तभी मिकासा आगे बढ़ती है और बहुत ही शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, ये सच है, चाहे वो जो भी हो, फिलहाल वो हमारा बदला ले रहा है और हमारे लिए ढाल बना हुआ है। इस वक्त जिंदा रहने का हमारे पास यही एक रास्ता है, हमें बस उसे अपना काम करने देना है, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। राइनर भी इस बात पर गंभीर हो जाता है। वो कहता है, हमें अभी इस टाइटन के बारे में कुछ नहीं पता, इसके बारे में और जानना होगा, लेकिन फिलहाल हमारा मकसद यहाँ से सुरक्षित निकलना है। तभी जीन को कमरे के एक कोने में कुछ बड़े बॉक्स मिलते हैं। जब वे उन्हें खोलते हैं तो उनके अंदर मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड की पुरानी शॉटगन मिलती हैं। जीन निराश होकर पूछता है, क्या इन पुरानी बंदूकों से हम टाइटन्स का मुकाबला कर पाएंगे? क्या इन पर गोलियों का कोई असर होगा? आर्मिन आगे आकर कहता है, कुछ न होने से तो ये बहुत बेहतर है, मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है। आर्मिन कमरे के बीच में खड़ा होकर सबको अपना प्लान समझाता है। वो कहता है, नीचे सप्लायर रूम में 3 से 4 मीटर के लगभग 7 टाइटन्स मौजूद हैं। हम एक लिफ्ट के जरिए कुछ सैनिकों को शॉटगन देकर नीचे भेजेंगे। जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंचेगी, सारे टाइटन्स इंसानों की गंध पाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। हमें बिल्कुल सही मौके का इंतजार करना होगा। जैसे ही वे बिल्कुल करीब आ जाएंगे, हमें एक साथ उनकी आंखों पर फायर करना है। गोलियां उनकी गर्दन तो नहीं काट सकती, लेकिन वे उन्हें कुछ समय के लिए पूरी तरह अंधा जरूर कर देंगी। आर्मिन आगे बताता है, और असली खेल इसके बाद शुरू होगा। जैसे ही टाइटन्स अंधे होंगे, सप्लायर रूम की छतों और बीम्स पर छुपे हुए हमारे 7 सबसे बेहतरीन और फिट सोल्जर्स एक साथ नीचे कूदेंगे और अपनी ब्लेड से उन 7 टाइटन्स की कमजोरी यानी उनकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर वार करके उन्हें एक ही झटके में ढेर कर देंगे। ये काम बेहद सटीक होना चाहिए। 7 लोग, 7 टाइटन और सिर्फ एक मौका। अगर एक भी निशाना चूका तो लिफ्ट में मौजूद सभी सैनिकों की मौत तय है। प्लान सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। आर्मिन भावुक होकर कहता है, मुझे माफ करना दोस्तों, मैं तुम्हारी जान इतने बड़े खतरे में डाल रहा हूं। राइनर मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो आर्मिन, तुम्हारा प्लान बहुत तगड़ा है, इसे करने में मजा आएगा। एनी भी अपनी ठंडी आवाज में कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे कौन जा रहा है, वैसे भी अगर प्लान फेल हुआ तो हम सब मरेंगे ही, इसलिए डरने का कोई फायदा नहीं। आर्मिन को फिर भी थोड़ा डर लग रहा था कि क्या वो सच में इस काबिल है। तब मिकासा उसके पास आती है और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है, आर्मिन, खुद पर भरोसा रखो, तुम्हारी स्ट्रेटेजी हमेशा सबसे बेस्ट होती है। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन बचपन से लेकर अब तक मैं और एरन कई बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सूझबूझ की वजह से ही जिंदा बच पाए हैं। आर्मिन हैरान होकर पूछता है, पर कब? मिकासा कहती है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल लिफ्ट तैयार है। प्लान के मुताबिक सैनिकों का एक ग्रुप शॉटगन लेकर लिफ्ट के जरिए धीरे धीरे नीचे सप्लायर रूम की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी, सैनिकों के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। नीचे पहुंचते ही आर्मिन के कहे अनुसार 7 टाइटन्स अपनी खौफनाक आंखों से देखते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ सैनिक डर के मारे कांपने लगते हैं और ट्रिगर दबाने ही वाले होते हैं, लेकिन मार्को उन्हें रोकता है और चिल्लाता है, नहीं, अभी नहीं, उन्हें और करीब आने दो, बिल्कुल पास आने दो। टाइटन इतने करीब आ चुके थे कि उनकी सांसों की बदबू सैनिकों तक पहुंच रही थी, और जैसे ही सही मौका आता है, मार्को चिल्लाता है, फायर! एक साथ 7 शॉटगन से जोरदार धमाका होता है। पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। गोलियां सीधे टाइटन्स की आंखों में लगती हैं और वे दर्द से चिल्लाते हुए पूरी तरह अंधे हो जाते हैं। ठीक इसी पल छत पर छुपे 7 शूरवीर मिकासा, राइनर, एनी, बर्थहोल्ड, जीन, कोनी और साशा बिजली की फुर्ती से नीचे कूदते हैं। हवा में ब्लेड्स चमकती हैं। मिकासा, राइनर, एनी, बर्थहोल्ड और जीन
पूरी सटीकता के साथ अपने अपने टाइटन की गर्दन काट देते हैं। लेकिन तभी एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। कोनी और साशा का निशाना चूक जाता है और वे अपने टाइटन्स को पूरी तरह नहीं मार पाते। एक टाइटन साशा की तरफ झपट्टा मारता है। साशा डर के मारे रोने लगती है और अपनी जान की भीख मांगने लगती है। कोनी भी खतरे में था, लेकिन इससे पहले कि कोई अनहोनी होती, मिकासा और एनी हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं और एक ही पल में उन दोनों बचे हुए टाइटन्स का काम तमाम कर देती हैं। कमरे में शांति छा जाती है। साशा रोते हुए मिकासा के गले लग जाती है। मिकासा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मुझे नई जिंदगी दी है। कोनी भी एनी का शुक्रिया अदा करता है। जीन राहत की सांस लेता है और चिल्लाकर कहता है, आखिरकार हमने कर दिखाया। सब लोग जल्दी करो और अपने अपने गैस टैंक रिफिल करो। सभी सैनिक खुशी खुशी अपनी गैस भरने लगते हैं। सब राहत महसूस कर रहे थे कि उस एबनॉर्मल टाइटन की वजह से बाहर से कोई नया टाइटन अंदर नहीं आ पा रहा था। गैस भरते समय जीन और मार्को एक साथ बैठे होते हैं। जीन थोड़ा हिचकिचाते हुए मार्को से कहता है, मार्को, वो जो तुमने पहले मुझसे लीडर बनने वाली बात कही थी ना, वैसी बातें मुझसे दोबारा मत कहना। मैं किसी का लीडर बनने के लायक नहीं हूँ। मार्को उसकी तरफ देखता है और बहुत ही गहराई से कहता है, जीन, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम मेरी नजर में एक अच्छे लीडर इसलिए नहीं हो कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर या बहादुर हो। तुम एक अच्छे लीडर इसलिए हो क्योंकि तुम जानते हो कि कमजोर होना क्या होता है। तुम हम सब की तरह डरना जानते हो। तुमने आज उस डर का सामना किया और अपनी समझदारी से हम सबको सही रास्ता दिखाया। अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारे सही फैसले की वजह से हूं। मार्को की ये बात सीधे जीन के दिल पर लगती है। उसे समझ आता है कि लीडरशिप सिर्फ निडर होने का नाम नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही फैसला लेने का नाम है। गैस रिफिल करने के बाद सभी सैनिक हेडक्वार्टर से बाहर निकलते हैं। हर कोई यहाँ से जल्द भाग जाना चाहता था, लेकिन आर्मिन देखता है कि मिकासा अभी भी एक बिल्डिंग की छत पर खड़ी होकर नीचे कुछ देख रही है। आर्मिन उसके पास जाता है और कहता है, मिकासा, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मिकासा बिना हिले सामने की तरफ इशारा करती है। आर्मिन जब वहां देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर मैदान में कई सारे टाइटन्स मिलकर उसी एबनॉर्मल टाइटन को जिंदा नोच नोच कर खा रहे थे। वो दर्द से करा रहा था, लेकिन उसमें अब दोबारा रीजनरेट होने की ताकत नहीं बची थी। मिकासा रुआंसी आवाज में कहती है, आर्मिन, मुझे लगा था कि ये टाइटन हमारी इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनेगा। इसने हमें मौत के मुंह से निकाला था। राइनर और एनी भी वहां आ जाते हैं। राइनर कहता है, इस टाइटन ने अनजाने में ही सही हमारी बहुत मदद की है। हमें इसे बचाना चाहिए ताकि हम इस पर रिसर्च कर सकें। यह हमारे भविष्य के लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है। जीन ये सुनकर भड़क जाता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? हमें इस नरक से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है और तुम लोग अभी भी इस टाइटन के चक्कर में यहाँ रुकना चाहते हो? वो एक टाइटन है, कोई हमारा दोस्त नहीं। तभी अचानक सामने से वही पुराना टाइटन आता हुआ दिखाई देता है जिसने एपिसोड की शुरुआत में थॉमस को जिंदा चबा लिया था। उस टाइटन को देखते ही उस मरते हुए एबनॉर्मल टाइटन के अंदर न जाने कहां से गुस्से का एक भयंकर सैलाब उमड़ पड़ता है। उसके दोनों हाथ कट चुके थे, शरीर पूरी तरह लहूलुहान था, लेकिन वो अपनी आखिरी ताकत समेटकर उसकी तरफ दौड़ता है। वो अपने मजबूत जबड़े से उस टाइटन की गर्दन को पकड़ता है, उसे हवा में उठाता है और पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। वो टाइटन हवा में एक बहुत ही भयानक और गूंजती हुई चीख मारता है, एक ऐसी चीख जिसमें दर्द, गुस्सा और बदला सब कुछ मिला हुआ था। और उस आखिरी दुश्मन को खत्म करने के बाद वो एबनॉर्मल टाइटन पूरी तरह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके शरीर से भारी मात्रा में धुआं निकलने लगता है। जीन कहता है, लो, देख लिया, अब सब खत्म हो गया। एक टाइटन हमेशा टाइटन ही रहेगा, चलो यहां से। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पूरी दुनिया मानो एक सेकंड के लिए ठहर जाती है। उस मरते हुए टाइटन की गर्दन के पीछे से गर्म धुएं के बीच से एक इंसान का शरीर धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। मिकासा की नजर जैसे ही उस चेहरे पर पड़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो और कोई नहीं बल्कि खुद एरन था। एरन! मिकासा के मुंह से एक चीख निकलती है। वो बिना एक पल गवाए बिल्डिंग की छत से नीचे कूदती है और पागलों की तरह दौड़ती हुई एरन के पास पहुंच जाती है। वो एरन को अपनी बाहों में भर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो अपना कान एरन के सीने पर रखती है। उसकी धड़कनें चल रही थीं। आर्मिन भी भागता हुआ वहां पहुंचता है। वो एरन के हाथ और पैरों को देखता है। वे पूरी तरह से सलामत थे, उन पर एक खरोंच तक नहीं थी। आर्मिन का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, ये कैसे मुमकिन है?
मैंने खुद अपनी आंखों से एरन को टाइटन के मुंह में जाते और उसका पैर हाथ कटते हुए देखा था। तो फिर एरन सही सलामत इस टाइटन के अंदर से कैसे निकला? दूर खड़े जीन, राइनर और बाकी सैनिक भी ये नजारा देखकर पूरी तरह दंग थे। जीन कांपती आवाज में कहता है, इसका मतलब ये सब एरन ने किया था? वो टाइटन खुद एरन था?